स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर में। और बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के बारे में। तो इसके बारे में हम आपने जो क्लास 9 थे उसमें आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ था, और हम आपको उसमें से कुछ पॉइंट्स आपको रिवाइज़ करवा देते हैं कि हम पॉलिनोमियल किसको कहते थे। ठीक है, पॉलिनोमियल कितने प्रकार की होती थी। तो अपने क्लास 9 में यहाँ पे देखिए, यू हैव स्टडीड पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आपने वन वेरिएबल पढ़ा है और उनके डिग्री के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, रिकॉल दैट इफ़ पी एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल इन एक्स, पी जो है फंक्शन है एक्स का, ठीक है, द हाइस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सिंपल सी बात में मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें जो रिवाइज करवा देता हूँ, जो आपने क्लास 9 में पढ़ी थी वो क्या थी। आपने सिर्फ सिंगल वेरिएबल में पढ़ा था, यानी आपकी जो इक्वेशन थी अगर वो बनती थी तो सिर्फ एक्स में बनती थी, अदरवाइज़ वाई में बनती थी, अदरवाइज़ जेड में बनती थी। तो आपने कुछ इस तरीके से पढ़ा होगा, अगर कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है तो उसको हम लिखते थे सपोज इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स की पावर 0 भी लिख सकते हैं, दैट इज़ 2 क्योंकि एक्स की पावर 0, और दिस इज़ कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल आप उसको कहते थे। ठीक है, इसको आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते थे। पी एक्स यहाँ पर अगर समथिंग 0 है तो इसको हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते थे। ठीक है, इसको हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते थे। पी एक्स अगर यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ आपने इसे इनके टर्म में डिग्री भी डिफाइन की थी। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के केस में डिग्री जो होती है वो 0 होती है, लेकिन जीरो पॉलिनोमियल के केस में आप 0 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर 200 भी अगर कर लें तो फाइनली इसका जो वैल्यू होगा वो 0 ही होगा, या एक्स 0 इंटू एक्स की पावर 100 भी कर लें तो भी ये 0 ही होगा। तो कोई सर्टेन वैल्यू नहीं है, कुछ भी डिग्री हो सकती है, इसलिए इसके केस में जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। डिग्री क्या होती है? पावर ऑफ द वेरिएबल होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होती है इन इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया आपके इस तरीके के पॉलिनोमियल। फिर आपने अलग अलग लीनियर क्वाड्रेटिक इस तरीके के पॉलिनोमियल आपने देखे थे। तो अगर पी एक्स अगर कोई फंक्शन था तो एक्स प्लस 1 ए लीनियर पॉलिनोमियल था आपका। अगर हम पी एक्स की बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, या यूँ कहें कोई दूसरा फंक्शन है अगर, जैसे वी एक्स इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ए भी कैसा था आपका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, क्योंकि इसके केस में जो हाईएस्ट डिग्री थी, हाईएस्ट पावर थी एक्स की, वो 2 है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद आपने कुछ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के भी एग्जांपल देखे थे, लेकिन वो भी सिंगल वेरिएबल में थे, जैसे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x। ये जो कोफिशिएंट हैं इनकी जो वैल्यू है मैं रैंडमली सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये वैल्यू कुछ भी हो सकती हैं। तो आपको इतना परेशान नहीं होना है कि कोई ये पर्टिकुलर इक्वेशन ही है, तो मैं बस जस्ट आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। और आपको एक चीज़ और बताई गई थी कि पॉलिनोमियल कौन से केस में नहीं हो सकते हैं। तो किसी भी अगर पॉलिनोमियल में अगर जो वेरिएबल है उसकी पावर माइनस में नहीं हो सकती है, यानी अगर इस तरीके की पावर पॉलिनोमियल इक्वेशन में कहीं भी यूज़ हुई है तो पॉलिनोमियल कंसिडर नहीं किया जाएगा। या अगर आपने पावर जो है अगर फ्रैक्शन में है लाइक दिस, तो ये भी पॉलिनोमियल में कंसिडर नहीं किया जाएगा। यानी जो वेरिएबल है आपका इस तरीके से अंडर रूट के अंदर, यानी फ्रैक्शनल पावर नहीं ले सकता। डिनोमिनेटर आपका इस तरीके से 1/x नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से इक्वेशन लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। इन चीज़ों को पहले हम रिमूव कर लें। चलिए ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि मान लीजिए सपोज़ हमने यहाँ पर कुछ इक्वेशन इस तरीके से लिए। फॉर एग्जांपल, वेयर इज़ माय पेन, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है जो समय के साथ सॉल्व होती रहेगी। तो हम आते हैं कि कौन से पॉलिनोमियल नहीं है, विच आर नॉट पॉलिनोमियल्स को। हम आपने क्लास 9 में इनके एग्जांपल देखे थे। अगर कोई फंक्शन इस तरीके से लिखा जा रहा है पी एक्स इक्वल टू 1/√x, तो इसको हम पॉलिनोमियल में कंसिडर नहीं करेंगे, दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। अगर हम पी एक्स इक्वल टू इस तरीके से लिखते हैं x की पावर -1, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा।
और अगर किसी फंक्शन में इस तरीके का कोई टर्म आता है कि जो वेरिएबल है अंडर रूट के अंदर है, तो भी पॉलिनॉमियल के केस में कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई फंक्शन इस तरीके से लिखा गया है 1/x-1 जो 1 अंडर रूट एक्स प्लस 2, या फिर पूरा इक्वेशन इस तरीके से ही लिख दिया गया है जैसे 1/x² प्लस 2x प्लस 3, तो भी आपका ये पॉलिनॉमियल के केस में नहीं कंसिडर किया जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल सी चीज़ है, आपको ये 3 चीज़ें ध्यान में रखना है कि आप इस तरीके के टर्म्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका जो मतलब होता है बीच वाले का 1/x वाले टर्म भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते पॉलिनॉमियल में। तो पॉलिनॉमियल कहते कि इसको है, मैं सिंपल से पार्ट में आपको बता देता हूँ कि यक्स जो है वो किसी के अंडर में काम नहीं करता, यानी वो किसी के अंडर में नहीं रहेगा। ठीक है, अंडर चाहे वो 1/, के अंदर हो, चाहे अंडर रूट के अंदर हो, चाहे उसके ऊपर -1 लगा हुआ हो, वो किसी के अंडर में काम नहीं करेगा। वो फ्री होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, और उसकी जो डिग्री हो फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो डिग्री है इसकी x⁴ है, तो ये फ्रैक्शनल डिग्री है। क्लियर, तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है कि कौन से पॉलिनॉमियल नहीं है, कौन से पॉलिनॉमियल हैं। तो जो जिसमें x जो है फ्री होगा वो पॉलिनॉमियल होगा। क्लियर, अब पॉलिनॉमियल हमने सिंगल वेरिएबल में पढ़ा था, तो अब हम यहाँ पर डबल वेरिएबल में पढ़ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर पढ़े x² प्लस xy प्लस y², तो यहाँ पर होगा हमारा पॉलिनॉमियल इन 2 वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल में भी पॉलिनॉमियल हो सकता है, बट फिलहाल अभी हम यहाँ पर देखेंगे आगे इसको 1 बाई 1। अच्छा, कुछ चीज़ें और आपको बताई गई थी, लीनियर, क्वाड्रेटिक। तो लीनियर जो होते हैं, लीनियर का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है 2x-1, दिस इज एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलिनॉमियल। ठीक है, और ये अच्छा यहाँ पर √3 इस्तेमाल कर सकते हैं आप, क्योंकि ये जो x है बाहर है, तो ये पॉलिनॉमियल है, ये भी पॉलिनॉमियल है। ठीक है, ये पॉलिनॉमियल है, इसमें डिनोमिनेटर में वैल्यू जा सकती है बट x नहीं जा सकता। ये भी पॉलिनॉमियल है, दिस इज आल्सो पॉलिनॉमियल। दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ लीनियर पॉलिनॉमियल्स, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे अगर बात करें कि x², तो x² चाहे कहीं भी आ गया एक इक्वेशन में, पॉलिनॉमियल में, इक्वेशन हम बोल रहे हैं सॉरी, किसी पॉलिनॉमियल में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर पावर स्क्वायर में पहुँच गया। यहाँ पे x³ + 1, दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो ये लीनियर पॉलिनॉमियल नहीं है, ये क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, तो हम इनको लीनियर पॉलिनॉमियल नहीं बोलेंगे। लीनियर पॉलिनॉमियल का जो ग्राफ होता है वो लीनियर होता है, इसलिए हम उसको लीनियर बोलते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक का कैसा होता है हम बाद में डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, बट लीनियर नहीं होता। ठीक है, सीधी सी बात, अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो ए पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, यानी जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्वाड्रेटिक का मतलब ही होता है यहाँ पर जैसे कि दो यहाँ पर है ना, हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड क्वाड्रेट है ना, विच मीन स्क्वायर। क्वाड्रेट का मतलब ही होता है 2 है ना, पावर में 2। ओके, तो इस तरीके से दिस इज आल्सो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। x देखिए बाहर है, यहाँ पे अंदर में नहीं है। ठीक है, दिस इज आल्सो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। v² बाहर है, सिर्फ रूट जो है 5 पे लगा हुआ है। ठीक है, तो वैल्यू पे लग सकता है। दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, आल्सो सम एग्जांपल्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। तो आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि आइडेंटिफाई द पॉलिनॉमियल एज लीनियर एंड क्वाड्रेटिक, और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी आपसे ये चीज़ पूछती है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। क्लियर, क्यूबिक पॉलिनॉमियल में जो डिग्री होगी वो 3 हो जाएगी। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल में जो डिग्री होगी वो 3 हो जाएगी, हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की होती है। तो यहाँ पे देखिए, दिस इज क्यूबिक पॉलिनॉमियल, दिस इज क्यूबिक पॉलिनॉमियल, दिस इज क्यूबिक, दिस इज आल्सो क्यूबिक, दिस वन इज आल्सो क्यूबिक पॉलिनॉमियल। इनफैक्ट द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ द क्यूबिक पॉलिनॉमियल इज, ये मोस्ट जनरल फॉर्म है, आपको मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर लिखने को बोल रहा है तो आप यही चीज़ लिख सकते हैं, क्या, ax³ + bx² + cx + d, यानी आप a b c d यानी 4 टर्म होंगे, एक कांस्टेंट का टर्म इन्वॉल्व करना है और 3 वेरिएबल के, तो ये हो गया 1 2 3। और यहाँ पे अगर आप बोलें तो x⁴ भी रख सकते हैं आप, क्योंकि x⁴ का मतलब होता है 1, तो हम इस तरीके से इसको काउंट कर सकते हैं, इस तरीके से जान सकते हैं। तो आपको ABCD के फॉर्म इस तरीके से इसको लिखा जाना है। तो आगे जब हम कोई फार्मूला बनाएंगे तो उसमें हम इसका इस्तेमाल करेंगे, इसलिए आप इसको या ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पर ABCD जो हैं, दीज आर ऑल आर रियल नंबर्स एंड आर नॉट इक्वल टू 0, यानी ये नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से कंपलसरी नहीं है, लेकिन ए वाला जो पोर्शन है उसमें ए तो बिल्कुल भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी सब 0 हो सकते हैं, क्योंकि ए वाला टर्म अगर 0 हो गया तो क्या होगा, x³ के साथ अगर 0 हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो
एक्स क्यूब रहा ही नहीं तो फिर तो एक क्यूबिक नहीं रहेगा, तब तो एक क्वाड्रेटिक हो जाएगा अगर बी की कोई वैल्यू है तो। ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ये आपको कंडीशन लिखना पड़ेगा कि दिस वुड बी अ क्यूबिक पॉलिनोमियल व्हेन ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। ए नॉट इक्वल टू 0 होगा और कोई एक रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। और रियल नंबर क्या होते हैं आपने पहले पढ़ा होगा, रियल नंबर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल प्लस इरेशनल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है रियल नंबर, ठीक है। आपको ये बात अच्छे से पता होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि अब यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी एक्स इतना एट -1, यानी क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि एक्स की कोई वैल्यू आपको एज्यूम करने को दे दी जाती थी और आपको वही वैल्यू पुट करनी होती थी इक्वेशन में, और जब आप इक्वेशन पुट करते थे तो आपका पूरा आंसर आ जाता था। तो जो आंसर आता था उससे आप आइडेंटिफाई करते थे कि ये जो -1 है उसका जीरोस है कि नहीं है। नहीं तो आपने जीरोस फाइंड आउट किए हुए हैं क्लास 9th में। अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी पॉलिनोमियल में एक्स की वो वैल्यू जो पुट करने पे उस पूरे इक्वेशन की जो वैल्यू होती है उसको जीरो कर दे, उसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी जो उस पॉलिनोमियल में घुसते ही पॉलिनोमियल को जीरो कर दे तो उसको बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पर आप देखिए एक अच्छी खासी इक्वेशन थी x³ - 3x - 4, यहाँ पे दिया हुआ है x³ - 3x - 4, और जैसे ही हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की x की -1 तो हमने क्या देखा कि -1 का क्यूब हम करेंगे यहाँ पे -3 × -1 करेंगे -4। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो -1 का क्यूब -1 हो गया, और -1 यहाँ पे हमने इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये हो गया यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पे एक मिनट, -1 +3 हो गया और यहाँ पे -4 हो गया। क्लियर। तो इस केस में x की वैल्यू पुट x = -1, सॉरी x² था, यहाँ पे मैंने क्यूब देख लिया, x² है, सॉरी दिस इज x²। तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो +1 होगा, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो यह जाएगा 4 - 4 एंड दैट विल कम अप टू बी 0। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल का जो x = -1 वैल्यू है वो इसका 0 है, यानी -1 उसका एक 0 है, ठीक है। तो हम इस तरीके से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और भी कई सारे मेथड हैं, आपने इसको ट्राई किया होगा, लेकिन क्वाड्रेटिक के केस में आपको एक बहुत बेहतरीन ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ जो बच्चे जनरली थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखा जाता है ax² + bx + c = 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और जब हम इसको 0 रखेंगे तब जो x की वैल्यू होगी वही हमारी जो वैल्यू होगी वही बताएगी हमको इसका एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम रूट्स के टर्म में अगर बात करें, मान लीजिए कि इसके 2 रूट्स हैं जो भी x, अच्छा एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि लीनियर पॉलिनोमियल का 1 सॉल्यूशन होगा, क्वाड्रेटिक का 2, क्यूबिक का 3, यानी जितनी डिग्री उतने सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, पावर 2 है, तो इसके भी 2 सॉल्यूशन होंगे। तो मान लेते हैं कि जो 2 सॉल्यूशंस थे वो एक अल्फ़ा और एक बीटा थे। हमने अल्फ़ा बीटा क्यों एज्यूम किया? अल्फ़ा बीटा हमने इसलिए एज्यूम किया क्योंकि हमने x और y x ऑलरेडी इसमें एज्यूम किया हुआ है, तो हम x y एज्यूम नहीं कर सकते, तो अल्फ़ा बीटा एज्यूम करेंगे। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो इस फॉर्म में बनती है x² - sx + t। यहाँ पे s क्या होता है? s जो होता है दिस इज सम ऑफ रूट्स। अच्छा, इनको हम अल्फ़ा बीटा जो इसके सॉल्यूशन है यानी जो जीरोस हैं इनको हम रूट्स भी बोलते हैं, ठीक है, इनको हम रूट के नाम से भी जानते हैं। तो दिस इज सम ऑफ रूट, और p की बात करें तो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट, है ना, दिस इज प्रोडक्ट। सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा? अल्फ़ा + बीटा हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा? अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। क्लियर, इस तरीके से। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसको, तो क्या मिल जाएगा हमारा ax² + bx + c = 0 है, तो इसको हम जब करेंगे तो x² + b/a x + c/a इस टर्म में हम यहाँ पे लिखेंगे। तो अब यहाँ से अगर हम बात करें तो अगर हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से, फिर से मैं लिख देता हूँ नीचे, x² - sx + p वाले पोर्शन से अगर हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा? यस की जो वैल्यू मिल रही है आप देखिए, ये -s की जो वैल्यू है, -s की जो वैल्यू है वो आएगी b/a, और जो +p की जो वैल्यू है, +p की वैल्यू है वो c/a है। तो यानी अगर हम इसको बात करें तो अगर ये माइनस अपना इसको दे देता है, यानी दोनों साइड इक्वेशन में -1 हम मल्टीप्लाई कर देते हैं,
तो यस इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बाई ए, ठीक है। और यस क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स, और सी बाई ए क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फ़ा बीटा। तो हम इस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट की वैल्यू निकालते हैं कोफिशिएंट के टर्म में। एक कोफिशिएंट कहे जाते हैं, यानी जो भी एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हुआ है उसको कोफिशिएंट बोलेंगे। तो हम इसको पहले इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है, फिर हम दोनों को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमें यस और पी की वैल्यू मिल जाती है। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। मैं आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊँगा, ठीक है। अब आते हैं हम जियोमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक देखिए कि एक लीनियर इक्वेशन दी गई थी y इक्वल टू 2x+3, ये इक्वेशन दी गई है y इक्वल टू 2x+3। तो जब इसको हमने सॉल्व किया y इक्वल टू 2x+3 में, तो x की मैंने रैंडम वैल्यूज़ ली। अगर हमने x की वैल्यू -2 ली तो y की वैल्यू आ गई -1, और x की वैल्यू हमने जब 2 ली तो y की वैल्यू आ गई 7। कैसे लिया हमने, देखिए इक्वेशन दिया हुआ था y इक्वल टू 2x+3, हमने यहाँ पे लेट किया, लेट x इक्वल टू हमने ले लिया -2। हम इसको पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमें मिलेगा y इक्वल टू 2 इंटू -2 + 3। तो हमने इसको सॉल्व किया तो -4 + 3, तो यहाँ से हमारी वैल्यू मिल गई -1। क्लियर। तो ये देखिए यहाँ पर -1 वैल्यू आ गई। सेम हम दूसरे टाइम में फिर से x की वैल्यू कोई भी सपोज करेंगे। x की वैल्यू हमने 2 ली, तो इस कंडीशन में जो y की वैल्यू आएगी 2 इंटू 2 + 3 हमने सॉल्व किया, तो हमारी वैल्यू, सॉरी यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाना चाहिए था, तो 4 + 3 यानी 7 हमारी ये वैल्यू आ गई। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। अब हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब हमने ग्राफ में बनाया तो हमने देखा कि हमारे 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट जो 2,7 था यहाँ पे आ रहा था, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे, और एक पॉइंट जो हमारा -2, -1 है वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और 2 पॉइंट्स को जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो लाइन आ जाएगी। तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं वो उस इक्वेशन के सॉल्यूशन कहे जाएंगे। अब चलिए सपोज हम चेक करते हैं, ये जो पॉइंट है ना, लाइन बनाया हमने, फिर हमने चेक किया कि ये जो पॉइंट आ रहा है, एक पॉइंट है 0,3। तो क्या 0,3 सेटिस्फाई करता है, यानी x की वैल्यू 0 रखने पे क्या y की वैल्यू 3 आती है, हम चेक करते हैं। तो y इक्वल टू 2x+3, हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो पूरा टर्म हो जाएगा 0, तो y इक्वल टू हो जाएगा 3। तो ये देखिए ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई करती है। इस वाले पॉइंट पे अगर हम चेक करते हैं तो दिस इज -3/2, 0। तो हम चेक करके देखते हैं कि -3/2 रखने पे क्या 0 आता है। तो y इक्वल टू हम कर रहे हैं 2 इंटू एक्स की वैल्यू रखेंगे -3/2, तो ये यहाँ पर हमने रखा +3 किया हमने, तो 2 से 2 से कैंसिल हो जाएगा, -3 + 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो यानी ये बिल्कुल भी सही है, हमारा पूरा ग्राफ सही है। और इस लाइन पे ना सिर्फ ये जो पॉइंट जो हम आंखों से देख पा रहे हैं, बल्कि जिनको हम सही से नहीं देख पा रहे हैं वो भी इसके पॉइंट पे, जितने भी इस लाइन पे आएंगे पॉइंट्स, वो इस लाइन के सोल्यूशन होंगे, यानी उस लाइन के जीरोस कहे जाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो जो लीनियर इक्वेशन होती है, जो लीनियर इक्वेशन होती है उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। अच्छा, सिंगल वेरिएबल के केस में भी इनफाइनाइट होंगे। अच्छा, अगर 2 इक्वेशन है, अगर तो 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं, तो उस केस में थोड़ा सा आपको अलग अलग प्रकार के सोल्यूशन देखेंगे। लेकिन अगर सिंगल लीनियर इक्वेशन है तो उस केस में आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे इस पर्टिकुलर लाइन के। और वैसे भी जो y इक्वल टू 2x+3 है, ये किसी लाइन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, और लाइन इनफाइनाइट पॉइंट्स से ट्रेवल करती है, जो एक ही जो कोलिनियर्स होते हैं, ठीक है। और अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करें यहाँ पे, तो क्वाड्रेटिक को मैंने बताया था कि ax² + bx + c, इस फॉर्म में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं। तो यहाँ पे डिग्री जितनी होगी उतने सॉल्यूशन होंगे। तो स्क्वायर है तो इसके जो मैक्सिमम सॉल्यूशन होंगे वो 2 होंगे, यानी 2 होंगे ही होंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जो जिस एक्स एक्सिस पे जो कट करते हैं जिन पॉइंट्स पे, उन्हीं को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। यानी यक्स की, जैसे कोई भी इक्वेशन हम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, y इक्वल टू mx + c, इस फॉर्म में हम बनाते हैं। तो x की वैल्यू हम कुछ भी रैंडम सेलेक्ट कर सकते हैं, x की वैल्यू, x की कोई भी वैल्यू जिस पे y 0 हो जाए, y 0 हो जाना चाहिए। तो देखिए जब भी एक ग्राफ इस पॉइंट पे कट करेगा तो इस पॉइंट पे y की वैल्यू 0 है, इस पॉइंट पे भी y की वैल्यू 0 है। इसके अलावा और भी कई सारे पॉइंट हैं इस ग्राफ की अगर हम बात करें, जो भी हम इक्वेशन बनाएंगे तो इस पॉइंट पे, लेकिन हर पॉइंट पे y की कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो x की वो वैल्यू जिस पर y 0 हो जाए, तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 4, इस पर y हो गया 0, x की वैल्यू -1 जिस पर y हो गया
0। तो -1 और 4 ही वो दोनों हीरोज़ हैं। एक्चुअली मैं जो जीरोज़ हैं इनको मैं हीरोज़ भी बोलता हूँ। यही हीरोज़ हैं जो विलेन को मार देते हैं, जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। जीरो हीरो होते हैं क्योंकि ये जहाँ जाते हैं वहाँ पर पूरा का पूरा सिस्टम ही ख़त्म कर देते हैं, इसलिए इनको जीरोज़ कहा जाता है। अभी मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपको मैंने ऊपर समझाया था, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। जनरली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो कुछ इसी तरीके का होता है, आपको हमेशा ऐसे ही देखने को मिलेगा। पैराबोला होता है, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है हमेशा पैराबोलिक शेप होता है। अब ज़रूरी नहीं कि हमेशा नीचे ही जाएगा, वो इस तरीके से भी जा सकता है, ठीक है, और इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, किसी भी तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। ये दोनों सेपरेट ग्राफ हैं, ऊपर वाला अलग है, नीचे वाला अलग है, ठीक है, लेकिन पैराबोलिक शेप होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये जो शेप आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको हम पैराबोला वही बोलते हैं। क्लियर, दिस इज पैराबोलिक शेप, ठीक है। तो ये जो इसका शेप है ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, ये डिपेंड करता है ए की वैल्यू पे और उसके जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो डी की वैल्यू है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप इसको जब करेंगे तो आपको इसको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि दिस इक्वेशन हैज़ वन ऑफ द टू शेप्स एदर ओपन अपवर्ड लाइक यू और ओपन डाउनवर्ड लाइक दिस साइड डिपेंडिंग ऑन वेदर ए इज़ ग्रेटर देन 0 और ए इज़ लेस देन 0। ए ग्रेटर देन 0 होगा तो डाउनवर्ड होगा और लेस देन 0 होगा तो अपवर्ड होगा। तो इस तरीके से आपका ग्राफ बनता है। तो अभी फ़िलहाल आपको इस चीज़ को बस ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर इसके बारे में हम आप डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम जीरोज़ के बारे में डायरेक्ट बात करते हैं। कौन, तो जितने पॉइंट पे एक एक्स एक्सिस को कट करता है, सिंपल सी बात में जीरोज़ कितने होंगे, जी एक्स एक्सिस पे कट करता है का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस पे कट करेगा अगर ग्राफ तो वहाँ पे वाई 0 होगा डेफिनेटली, ठीक है। जैसे यहाँ पर 0 है तो दो इसमें दो पॉइंट्स हैं ए और ए डैश जिन पे 0 हो रहा है, तो इसके दो सोल्यूशन है, इसके भी दो सोल्यूशन है। तो अगर हम आपको कोई ग्राफ देते हैं, ये तो चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है तो हमेशा पैराबोला ही होगा। अगर हम आपको कोई भी एक रैंडम ग्राफ देते हैं कुछ इस तरीके का, ठीक है, और हम आपसे पूछते हैं कि बताइए इस ग्राफ का कितना सोल्यूशन है, तो आप यहाँ पे सीधे काउंट करेंगे एक्सिस से कितना काटा इसने, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। तो इसने 4 पॉइंट्स पे ऐसे हैं जहाँ पर x की वैल्यू रखने पे y की वैल्यू 0 है, यानी 4 पॉइंट्स पे y की वैल्यू 0 है, अदरवाइज y की वैल्यू कुछ ना कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, जीरोज़ कितने होंगे, इनके जीरोज़ की संख्या होगी 4। जीरोज़ की संख्या, नंबर ऑफ जीरोज़ हम यहाँ पे बोल रहे हैं, नंबर ऑफ जीरोज़ है ना, नंबर ऑफ जीरोज़ होंगे यहाँ पे 4। तो आपको इस तरीके से फाइंड आउट करना है। इस वाले टर्म में अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिंगल सोल्यूशन है, यहाँ पे सिर्फ एक ही होगा वैल्यू। लेकिन इस केस में क्या होता है, आपको इस चीज़ ध्यान रखना है कि चीज़ें रिपीट करती हैं, ठीक है। अगर ए है तो इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सोल्यूशन होंगे 2, डेफिनेटली ये तो श्योर है कि 2 सोल्यूशन होंगे। और यहाँ पर देखने पे टच हो रहा है कि सिर्फ एक ही पॉइंट दिख रहा है, तो यहाँ पर अगर जो जीरोज़ होंगे वो 2 पॉइंट होंगे तो उनको लिखा जाएगा 1,1। सॉरी 1,1 सिर्फ मैंने x की वैल्यू लिखी है ना, यानी 1 और 1 दो जीरोज़ होंगे, 1 ही और 1 ही, एक कोऑर्डिनेट नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ 1 है तो 2 बार आपको बताना पड़ेगा कि 1 एक जीरो है और दूसरा भी 0 1 ही है, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट है, 2 बार जीरोज़ होने हैं इनके। क्लियर। तो इस तरीके से हम इनको फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर नो सोल्यूशन आपको दिखेगा क्योंकि वाई एक्सिस यहाँ पे 0 हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे नो सोल्यूशन होगा, यहाँ पे भी नो सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये अगर इस तरीके का ग्राफ बन रहा है जहाँ पर एक्स एक्सिस टच ही नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वाई 0 कैसे होगा, वाई एक्सिस 0 तब होता है जब एक्स एक्सिस टच होता है, ठीक है। अब आते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल पे, जो मैंने आपको बताया, तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में जितनी डिग्री उतने जीरोज़, 3 डिग्री 3 जीरोज़, तो यहाँ पे 3 जीरोज़ होते हैं नॉर्मल कंडीशन में, दीज आर द 3 एक्चुअल जीरोज़, ओके। बाकी केस में अगर आपको जीरोज़ नहीं मिलते हैं तो पॉइंट रिपीट होगा, अगर किसी एक पॉइंट पर टच कर रहे हैं तो वही वाला पॉइंट 3 बार आएगा, अदरवाइज यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो आपको 3 जीरोज़ मिलेंगे। अब हम आते हैं सीधे एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 की आज बारी है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में आप देखिए कि कितने जीरोज़ होंगे पहले वाले ग्राफ में, एक्स एक्सिस पे कितने पर टच कर रहा है, सिर्फ 1 पॉइंट पे, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही इसका सॉल्यूशन होगा। इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे, यहाँ पे 2 सॉल्यूशंस होंगे। यहाँ पे कितने होंगे, यहाँ पे 3 होंगे, ग्राफ देख के आपको बताना है। यहाँ पे कितने होंगे, यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं आप
4 सॉल्यूशन होंगे। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यहाँ पर कितने होंगे। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो फिलहाल अगर सिर्फ ग्राफ से अगर आपको बताना है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी हुई है, तब आप बताएंगे सिंगल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और यहाँ पे इस केस में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पे 2 सॉल्यूशन, सॉरी एक्स एक्सिस पे एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है तो सिंगल सॉल्यूशन होगा। ये तो वाई एक्सिस पे है तो वाई 0 थोड़ी होगा, यहाँ पे एक्स 0 होगा, तो वाई 0 होना ज़रूरी है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉइंट होगा, यहाँ पर एक ही सॉल्यूशन होगा। अच्छा ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, क्लियर। तो एग्जांपल नंबर 1 में सॉल्यूशन देख लीजिए, ठीक है, बस इतना है, ओके। आप इसको देख सकते हैं, मैंने रैंडम बताया, आपका एग्जांपल में जाके देख सकते हैं इसको। अब आते हैं एक्सरसाइज 2.1 में। एक्सरसाइज 2.1 में, क्लियर। तो यहाँ पर पहले वाले ग्राफ में देखते हैं क्या एक्स एक्सिस को टच कर रही है वाली लाइन, नो, तो 0 सॉल्यूशन। यहाँ पर टच कर रही है, यस, 1.1 सॉल्यूशन। यहाँ पे 1 2 3 3.3 सॉल्यूशन। यहाँ पर 1 2 2 सॉल्यूशन। यहाँ पर 1 2 3 4, तो 4 सॉल्यूशंस। यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पे 3 सॉल्यूशंस। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट करेंगे। एग्ज़ाम में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है 1 मार्क्स का, तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हम आपके लिए और भी बेहतर वीडियो लाते रहें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए फिर से बच्चों आपका धन्यवाद।